हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज हम वन लाइनर सार संग्रह भारतीय राजनीति व्यवस्था जो खान सर द्वारा लिखित बुक है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं। 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो देखते हैं। राजकीय एवं प्रांतीय विधायी परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। यह हुई थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम यानी कि भारत शासन अधिनियम से। उसके बाद है, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? यह की गई थी क्रमशः 10 और 16। उसके बाद है, वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा मिला, परंतु कौन सा अधिकार नहीं मिला? तो जो बजट पर बहस का पहली बार भारतीयों को भारत में बजट पर बहस का पहली बार जो अधिकार मिला था, वह अधिकार मिला था 1892 के एक्ट से। ठीक हो गया। लेकिन इसमें मत देने का अधिकार नहीं मिला था। इसके बाद है, दोनों परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने एवं कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु कौन सा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था? तो इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। उसके बाद है, इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करनी थी। निर्वाचन की पद्धति पूर्णतया अप्रत्यक्ष थी। निर्वाचन सदस्यों को क्या कहा जाता था? यदि कि जो निर्वाचित सदस्य होते थे वह कैसे होते थे? मनोनीत किए जाते थे। ठीक हो गया। यह अप्रत्यक्ष चुनाव था, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं था। उसके बाद है, भारतीय विधानमंडल के सदस्यों को निर्वाचित कौन करता था? तो भारतीय विधानमंडल के सदस्यों को नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल इसको क्या करते थे? निर्वाचन करते थे। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? मार्लो मिंटो सुधार एक्ट के नाम से भी जानते हैं। जो मार्ले थे वह कौन थे? भारत सचिव थे, और मिंटो जो थे यहाँ के क्या थे? वाइसरॉय हुआ करते थे। तो इन्हीं के नाम से क्या आया था? अधिनियम आया था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वाइसरॉय नियुक्त किया गया। भारत सचिव किसको नियुक्त किया गया था? यानी कि भारत सचिव जो था वो लॉर्ड मार्ले को नियुक्त किया गया था, और लॉर्ड मिंटो को भारत वाइसरॉय बना दिया गया था। उसके बाद है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को क्या जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? इस एक्ट का उद्देश्य था नरम दल को संतुष्ट करना, नरम दल को गरम दल से अलग करना एवं संवैधानिक प्रगति को रोकना था। ठीक हो गया। यानी कि जो नरम दल था उसको संतुष्ट करना था और उसको गरम दल से अलग करना था। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो यह किया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार को किसने दमन करने और सुविधा देने की दोहरी और मिलीजुली नीति कहा था? तो यह कहा था डॉक्टर महादेव प्रसाद वर्मा के द्वारा। इसके बाद है, इस सुधार द्वारा भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। भारत सचिव की परिषद में नियुक्त होने वाले दो भारतीय कौन थे? तो दो जो भारतीय थे वह थे M.K. गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी। मार्ले मिंटो सुधार के बाद पहली बार भारत को भारत सचिव की भारत परिषद तथा वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वाइसरॉय के कार्यकारिणी में प्रथम नियुक्ति होने वाले जो भारतीय थे वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नोट में है,
भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने अपनी परिषद में दो भारतीयों M.K. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया था। ठीक हो गया, यानी कि जो भारत सचिव थे इन्होंने किसको किया था, दो को किया था, और भारत में जो वायसरॉय थे उन्होंने एक को किसको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किया था। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो दी गई थी किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1909 में। सर्वप्रथम निर्वाचित सदस्यों को किन आधारों पर चुने जाने की व्यवस्था की गई थी? तो की गई कि वर्गीय हितों एवं श्रेणियों के आधार पर। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत किस वर्ग के लिए हुई? तो यह हुई थी किसके लिए, मुसलमानों के लिए। ठीक हो गया, इनकी 1909 के अधिनियम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की क्या हुई थी, व्यवस्था की गई थी। इनकी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू की गई थी। यह की गई थी मुस्लिमों हेतु। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिमों को पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना का अधिकार दिया गया। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक। ठीक हो गया, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। इन सुधारों के तहत विधानमंडल या परिषदों के सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। किसने इसे कांग्रेस के उदारवादी के लिए रिश्वत कहा था? तो यह कहा था किसने, KM मुंशी के द्वारा। ठीक हो गया, और पहली बार जो बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था वह मिला था 1892 में। ठीक हो गया, और पूरक प्रश्न पर प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया था वह दिया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से। उसके बाद नोट में देखते हैं, KM मुंशी ने इस अधिनियम को यह भी कहा था कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। ठीक हो गया, यह कहा है किसने, KM मुंशी के द्वारा। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने के अतिरिक्त कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ था? तो यह अधिकार प्राप्त होता, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार को किसने केवल चांद की चांदनी के समान कहा था? तो यह कहा था मजूमदार के द्वारा। किसने मार्ले मिंटो सुधार को कहा था कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता है? यह कहा था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1910 में। ठीक हो गया, और मार्ले मिंटो जो सुधार था वह आया था एक्ट 1909 में और लागू हुआ था 1910 में। फिर उसके बाद आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के तात्कालिक कारणों में होम रूल आंदोलन 1916 के अलावा किस कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें भारतीय सरकार की अकुशलता का स्पष्ट आरोप था? तो यह था किसमें, मेसोपोटामिया कमीशन 1916। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना की गई। दोनों सदनों को क्या कहा जाता था? तो दोनों सदनों को राज्य परिषद व केंद्र विधानसभा कहा जाता था। किस सुधार अधिनियम से राज्यों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में अनु उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? यह हुई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 अधिनियम के द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसका जन्मदाता
कौन माना जाता है? तो इसका जन्मदाता माना जाता है सर लियोनिल कार्टिस। किस अधिनियम से भारत सचिव के अधिकारों में कटौती की गई और इसका वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने का प्रबंध किया गया था? यह किया गया था 1919 के अधिनियम से। करवे समिति की अनुशंसा पर भारत के लिए इंग्लैंड में एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। 1920 में किसको भारत का प्रथम उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था सर विलियम म्योर को। प्रांतों को पहली बार कर लगाने तथा ऋण लेने का अधिकार किस सुधार से प्रदान किया गया था? यह किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। 1909 के अधिनियम से शुरू की गई सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को किस समुदाय के लिए विस्तारित किया गया, अर्थात उसको पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था किससे? पंजाब में सिखों को, कुछ प्रांतों में यूरोपियों व एंग्लो इंडियनों को तथा भारतीय ईसाइयों को। ठीक हो गया। इसमें क्या किया गया था? सांप्रदायिक यानी कि पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। यह अधिनियम 1919 स्थायी व्यवस्था न होकर कौन सी व्यवस्था थी? तो यह थी एक एकल संक्रमणकालीन व्यवस्था। किसने 1919 के सुधारों को बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा बताया था? इस अधिनियम को किसने भारत में संसदीय जीवन का चलन बताया था? तो यह बताया था किसने? मोरिस जोस ने। 1919 के अधिनियम किस समिति द्वारा तैयार किया गया था? तो यह किया गया था साउथ बोरो समिति के द्वारा। लोक सेवा आयोग स्थापित करने के विचार की सर्वप्रथम चर्चा किस आयोग में की गई थी? तो यह की गई थी ली आयोग में। नगरीय प्रशासन से संबंधित स्पष्ट प्रावधान 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। नगरीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर रिपोर्ट देने के लिए किस आयोग का गठन 1909 में किया गया था? तो यह किया गया था शाही विकेंद्रीकरण आयोग। 1919 के अधिनियम में भारत की प्रांतीय परिषद के लिए 3 वर्ष की अवधि निर्धारित थी। 1919 अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह किया गया था 1921 में। भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित सुधारों की जांच और नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए 1927 में सर जॉन कमीशन की अध्यक्षता में किस आयोग का गठन किया गया था? तो यह किया गया था साइमन कमीशन का। 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार साइमन आयोग का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो इसकी रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई थी जून 1930 में। ठीक हो क्या? यानी कि साइमन कमीशन जो भारत आया था वह 1927 में आया था और इसकी जो रिपोर्ट पेश की गई थी वह की गई थी जून 1930 में। साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिया जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह किया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती पर सभी दलों को स्वीकार्य संविधान का प्रारूप बनाने के लिए 1928 में किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी पंडित मोतीलाल नेहरू के सदस्यता में। नोट में देखते हैं, इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट के सांप्रदायिक समझौते में सभी समुदायों के संयुक्त निर्वाचन समूह का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर सबसे ज़्यादा आपत्ति किसने की थी? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपत्ति की थी वह की थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, क्योंकि वह अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था।
साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज समिति सम्मेलन आयोजित किया गया। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, फलतः इसमें कोई सहमति नहीं बन सकी। यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 12 नवंबर 1930 को। फरवरी 1931 में गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले जो थे वह थे महात्मा गांधी। किस गोलमेज सम्मेलन के बाद ही सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड और पूना समझौता का आविर्भाव हुआ? इसके द्वारा धार्मिक समूहों और हिंदुओं के विभिन्न वर्ण समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो यह दिया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ। इसमें जारी श्वेत पत्र पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया। इसके सुझावों के आधार पर कौन सा अधिनियम अस्तित्व में आया था? तो इसके बाद जो अस्तित्व में अधिनियम आया था वह आया था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक हो गया। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। यह अधिनियम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम माना जाता है क्योंकि इसी का 85% जो हिस्सा है वह अभी संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी यानी कि ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। किसने कहा है भारत के वर्तमान संविधान के अधिकांश प्रावधान 1935 के अधिनियम पर आधारित है? तो यह कहा है आइवर जेमिंग्स के द्वारा। 1935 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था संघीय ढांचे की स्थापना करना। संघीय ढांचे में ब्रिटिश भारत के कौन से क्षेत्र को सम्मिलित करना था? तो इसमें करना था ब्रिटिश प्रांत एवं देशी राजाओं को। क्या 1935 का अधिनियम व्यवहारिक रूप से कार्यान्वयन किया गया था? तो नहीं, क्योंकि यह नहीं किया गया था। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है, तो यह समझा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूचियों का उल्लेख किया गया था? तो इसमें 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समरूपी सूची का क्या किया गया था? उल्लेख किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त शेष शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? तो शेष शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। इस स्वायत्तता का क्या तात्पर्य था? तो इसका तात्पर्य था प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उत्तरदायी सरकार बनाना, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था। इस अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना के उपरांत संघीय विषय को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसको 2 भागों में बांटा गया था, संरक्षित और हस्तांतरित। संरक्षित विषय ब्रिटेन की यानी कि संसद ने अपने पास रख दिए गए थे और हस्तांतरित विषय जो थे वह किसको, यानी कि जो स्वायत्त सरकार थी यहाँ की, उसको क्या कर दिया गया था? प्रदान किए गए थे। नोट में देखते हैं संरक्षित विषय प्रतिरक्षा, विदेश, धार्मिक और जनजाति क्षेत्र सम्मिलित थे। ठीक हो गया संरक्षित विषय में। गवर्नर जनरल के कृत्यों के निर्वाह में उसकी सहायता तथा मंत्रणा के लिए किसकी व्यवस्था की गई थी? तो इसकी जो व्यवस्था की गई थी 10 से अधिक सदस्यों की मंत्रिपरिषद की क्या की गई थी? व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम द्वारा 1937 में दिल्ली में एक संघीय कोर्ट की स्थापना की गई। इस संघीय न्यायालय में कितने सदस्य थे? तो इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे। केंद्रीय बैंक का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा
किया गया था। तो यह किया गया था किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था 1935 में ही इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के अनुसार पहली बार 6 प्रांतों को द्विसदनी बनाया गया। ये प्रांत कौन कौन थे? ठीक हो गया। ये थे बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम। ठीक हो गया। इनको क्या किया गया था? द्विसदनी बना दिया गया था। 1935 के अधिनियम का संघीय व्यवस्था वाला भाग कहीं भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि रियासतों में संघ में शामिल नहीं किया जा सका। ठीक हो गया। इनकी जो रियासत थी उनको संघ में शामिल नहीं किया गया था। काउंसिल ऑफ स्टेट एक स्थायी निकाय था जिसे भंग नहीं किया जा सकता था, परंतु उसके सदस्य कब सेवानिवृत्त होते थे? प्रति तीसरे वर्ष, यानी कि 1/3 सदस्य क्या होते थे? इसके सेवानिवृत्त होते थे। धन विधेयक केवल निम्न सदन में ही पेश किए जाते थे, परंतु ऊपरी सदन को निम्न सदन के समान ही उसमें संशोधन करने या उन्हें अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त थी। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर किसके द्वारा मतभेद को दूर किया जा सकता था? तो यह किया जा सकता था गवर्नर जनरल को संयुक्त बैठक बुलाकर गतिरोध दूर करने की शक्ति प्राप्त थी। इस अधिनियम को किस कांग्रेस अधिवेशन में यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि इससे राष्ट्र की इच्छा किसी भी प्रकार पूरी नहीं होती? ठीक हो गया। यह कहा गया था लखनऊ एवं फैजपुर अधिवेशन। 1935 के अधिनियम द्वारा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। किन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया? तो बर्मा और अदन को क्या किया गया था? इसी अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया था? भारत से अलग कर दिया गया था। इस अधिनियम में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? तो जो 1935 भारत शासन अधिनियम था, इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी के द्वारा। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ तब तक शासन का प्रबंध किस अधिनियम के तहत क्रियान्वित किया जा रहा था? तो यह किया जा रहा था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर उसके बाद आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक हो गया। यह ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया भारत का क्या था? अंतिम अधिनियम था। फिर उसके बाद क्या हो गया था? 1947 के बाद भारत आज़ाद हो गया था और उसके बाद भारतीयों ने अपना क्या बनाया था? संविधान निर्माण किया था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। वायसराय तथा ब्रिटेन के भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इस योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है वह माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे भारत के जो वायसरॉय थे वह कौन थे? माउंटबेटन हुआ करते थे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने किस अधिनियम को वैधानिक तौर पर आत्मसात किया? यह किया था भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में रियासतों के राजाओं को भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने से छूट दी गई थी। इन राजाओं को विलय के लिए कितनी समय सीमा का निर्धारण किया गया था? तो यह किया गया था, किसी सीमा का निर्धारण इसके लिए नहीं किया गया था। यानी कि कहा गया था कि आप चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, आप चाहो तो भारत में ही रहो। क्या इस अधिनियम द्वारा किसी स्तर पर दोनों देशों में शामिल होने की प्रक्रिया में वहाँ की जनता को शामिल किया गया था? तो वहाँ की जनता को शामिल इसमें नहीं किया गया था। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी पृष्ठभूमि, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक हो गया।
आज हम ये वीडियो यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। पूरी वीडियो आप देखिए क्या, इससे आपको काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में पूछने के चांसेस बनते हैं।